किलजोन के मोइपिस सिटी में एक बहुत बड़ा ड्रैगन आसमान में उड़ रहा है। वो हर तरफ आग बरसा रहा है और नीचे सब कुछ तबाह कर रहा है। बिल्डिंग्स जल रही हैं और लोग डर के मारे इधर उधर भाग रहे हैं। फ्रंटलाइन प्लेयर्स हैरान हैं कि ये ड्रैगन अचानक कहाँ से आ गया। तभी उनमें से एक की नज़र व्हाइट नाइट पर पड़ती है, वही प्लेयर जिसने अकेले नेशनल बॉर्डर क्रॉस किया था। डेसोलेट गोस्ट गिल्ड का मास्टर जिचुअन ये देखकर कहता है कि उनके और व्हाइट नाइट के बीच का गैप बहुत ज़्यादा है। वो सोचता है कि क्या यही डिवाइन ड्रैगन एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर की असली पावर है। उन्हें पहले से पता है कि मोइपिस अब और ज़्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। किसी को यकीन नहीं हो रहा कि एक अकेला इंसान इतनी बड़े लेवल पर तबाही मचा सकता है, लेकिन उनकी आंखों के सामने सच में यही हो रहा है। नेक्रोमैंसर व्हाइट नाइट उस ड्रैगन के ऊपर बैठा है। देखने वालों को वो कोई प्लेयर नहीं, बल्कि एक बुरा सपना या कोई भयानक मॉन्स्टर लग रहा है। फिर व्हाइट नाइट अपनी अनडेड लीजन को रिलीज कर देता है, जो हर चीज़ को ख़त्म करने और पहले से ज़्यादा पावर अब्जॉर्ब करने के लिए निकल पड़ते हैं। इतना सब होने के बाद भी वो कहता है कि उसकी स्ट्रेंथ अभी भी काफ़ी नहीं है। वो इस नई जिंदगी की बहुत रिस्पेक्ट करता है जो उसे मिरियड वर्ल्ड्स गेम ने दी है। उसका गोल सिंपल है, और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनना। आखिरकार एक वक्त ऐसा था जब उसके पास सिर्फ 1 हेल्थ पॉइंट बचा था और जीने के लिए मुश्किल से 1 साल। वो मौत के दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन किसी तरह वो बच गया और आज इस मुकाम तक पहुंच गया है। इस पॉइंट तक पहुंचने से पहले कुछ महीने पहले ब्लू स्टार पर एक हॉस्पिटल रूम के अंदर एक आदमी लाइफ सपोर्ट मशीन से जुड़ा हुआ बेड पर लेटा है। उसका नाम सुई मुबाई है। उसके पास खड़ी एक औरत मशीन की सेटिंग्स बदलने लगती है और बहुत ठंडे दिमाग से कहती है कि अगर वो मर गया तो बेहतर होगा कि वो उसे परेशान करने वापस ना आए। सु मुबाई तुरंत वो आवाज़ पहचान लेता है, लिू रुयान। भले ही उसका शरीर हिल नहीं सकता, लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल क्लियर है। वो सोचता है कि जब वो अभी मरा ही नहीं है तो वो इक्विपमेंट क्यों हटा रही है, खासकर तब जब वो उसकी होने वाली फियांसी है। पर रूया बिना किसी दुख के कहती है कि वो वैसे भी एक मरे हुए इंसान जैसा ही है और वो बस उस पे एहसान कर रही है। सु मुबाई को ये सिचुएशन थोड़ी मजाकिया लगती है। वो कभी ब्लू स्टार का नंबर 1 गेमर था जिसके पास ट्रिलियंस की एसेट्स थी, पर एक भयानक एक्सीडेंट के बाद वो एक वेजिटेबल बनकर रह गया। अब वो अपने आसपास की हर बात सुन सकता है, पर अपनी एक उंगली तक नहीं हिला सकता। वो इस किस्मत को एक्सेप्ट करने से मना करता है और उसे समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ इतना बुरा कैसे हो गया। अचानक एक ब्लॉन्ड बालों वाला आदमी रूम में घुसता है और रुयन से पूछता है कि वो इतना क्यों हेजिटेट कर रही है। ये आदमी जाओ शू है, जो सुई मुबाई का यूनिवर्सिटी क्लासमेट था। वो ताना मारते हुए पूछता है कि कहीं रुया को सच में सुई मुबाई से प्यार तो नहीं हो गया, जो वो काम खत्म नहीं कर पा रही। ये सुनकर सु मुबाई दंग रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जाओशू अचानक यहाँ क्या कर रहा है। जाओशू फिर बताता है कि सुए मुबाई के पेरेंट्स पहले ही मर चुके हैं। जैसे ही सु मुबाई मरेगा, रुयान को उसकी सारी दौलत मिल जाएगी। तब जाकर सु मुबाई को कड़वा सच समझ आता है कि ये दोनों शुरू से मिले हुए थे। जाओशू रुया को अपने बाहों में भर लेता है और गर्व से बताता है कि 5 साल पहले उसने ही रुया को सुए मुबाई के करीब भेजने का प्लान बनाया था। सब कुछ इसी पल के लिए एक सोची समझी साजिश थी। रुया ठंडक से जवाब देती है कि ये शू की गलती है कि उसने कार क्रैश में सुए मुबाई को नहीं मारा, जिसकी वजह से उन्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। सु मुबाई को यकीन ही नहीं होता। यूनिवर्सिटी के शुरुआत से ही उसने इन दोनों को अपने परिवार की तरह माना था, एक भाई जैसा दोस्त और एक भरोसेमंद लवर। याओशू मानता है कि उसे उम्मीद नहीं थी कि सु मुबाई इतने बड़े एक्सीडेंट से बच जाएगा, पर आज अगर खुद भगवान भी आ जाएं, तो भी सुए मुबाई नहीं बचेगा। फिर वो आगे बढ़कर सु मुबाई का ऑक्सीजन मास्क हटा देता है। उसके बाद वो रुया के साथ फ्लर्टिंग करने लगता है, पर वो उसे मना करती है। भले ही वो जल्द ही रूम शिफ्ट करने वाले हैं, पर एक मरे हुए इंसान के सामने ये सब करना उसे बैड लक लगता है। हंसते हुए जाओशू उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और कहता है कि वो उससे अच्छे से डील करेगा। वो प्लेफुली उसे बैड बॉय कहती है। सु मुबाई का दिमाग अभी भी होश में है, पर उसका शरीर धीरे धीरे साथ छोड़ रहा है क्योंकि उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वो फाइनली समझ जाता है कि ये दोनों उससे मिलने के दिन से ही सब कुछ प्लॉट कर रहे थे। इतना सब होने पर भी वो अपने शरीर को हिलाने की कोशिश करता है। वो ऐसे मरने को तैयार नहीं है। उसे यकीन नहीं होता कि उसकी लाइफ का एंड ऐसा होगा। वो हार मानने से मना कर देता है। अचानक एक रहस्यमयी दरवाज़ा कहीं से प्रकट होता है। ये अजीब नज़ारा देखकर सब हैरान रह जाते हैं। कुछ लोगों को तो लगता है कि शायद ये किसी एलियन इन्वेजन की शुरुआत है। तभी एक आवाज़ अनाउंस करती है कि ब्लू स्टार को मिरियाड वर्ल्ड्स गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए चुना गया है। सभी पार्टिसिपेंट्स 0 से शुरू करेंगे और एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। मास ट्रांसमाइग्रेशन 30 सेकंड्स में शुरू होने वाली है।
उसी वक्त गेम के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन सबके दिमाग में डायरेक्ट भेज दी जाती है ताकि वो सब कुछ याद रख सकें। लोगों को जल्द ही एहसास होता है कि ये इन्फॉर्मेशन रियल है। मिरियाड वर्ल्ड्स गेम का डेटा उनके थॉट्स में दिखने लगता है। इस बीच रुयान और जाओशु बेड पर लेटे होते हैं जब स्क्रीन उनके सामने आती है। रुया डर जाती है और कहती है कि उसे इससे कोई मतलब नहीं है और एलियन से लड़ना बहुत खतरनाक लग रहा है। जाओशु गुस्से में है। वो कंप्लेन करता है कि वो बस बिलियनर बनने ही वाला था और अब रियलिटी की कोई भी दौलत गेम में काम नहीं आएगी। रुया को अचानक कुछ याद आता है। जब तक किसी की एक भी सांस बाकी है वो मिरियाड वर्ल्ड्स गेम में एंटर कर सकता है। वो सोचती है कि क्या सू मोबाई भी एंटर कर पाएगा। जल्द ही काउंटडाउन 0 पर पहुंचता है। टेलीपोर्टेशन शुरू हो जाती है। सू मोबाई अभी भी जिंदा है। उसके लिए ये किस्मत का दिया हुआ एक आखिरी मौका है। वो यहाँ मरना नहीं चाहता। टेलीपोर्टेशन शुरू होते ही रोशनी की लकीरें दरवाजे की तरफ उड़ने लगती हैं। कुछ लोग पैनिक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अपने घर छोड़ने का डर है, पर कुछ लोग इस बदलाव का वेलकम कर रहे हैं और अपनी नई लाइफ के लिए तैयार हैं। कोई डिसेंडर्स टेम्पल के अंदर लैंड करता है। ये सू मोबाई है। वो जल्द ही समझ जाता है कि ये कोई सपना नहीं है। वो फिर से खड़ा हो सकता है। एक सिस्टम वॉइस ब्लू स्टार के प्लेयर्स का मिरियाड वर्ल्ड्स गेम में स्वागत करती है और बॉडी डेटा स्कैन करना शुरू करती है। गेम में एंटर करने के बाद उसे डिसेंडर की आइडेंटिटी मिलती है और एक नाम रजिस्टर करने को कहा जाता है। सू मोबाई सोचता है कि फिर से जिंदा महसूस करना कितना अच्छा है। वो अपना नाम व्हाइट नाइट चुनता है। रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाती है और उसका स्टार्टिंग टैलेंट अवेकन होता है। मिरियाड वर्ल्ड्स गेम में हर प्लेयर का टैलेंट स्टारी स्काई हॉल में अवेकन होता है। टैलेंट्स को 9 रैंक्स में बांटा गया है। सबसे नीचे F रैंक से लेकर सबसे ऊपर SSS रैंक तक। जो भी इस दुनिया में ऊपर बढ़ना चाहता है उसे एक पावरफुल टैलेंट की ज़रूरत है। व्हाइट नाइट बस ये उम्मीद करता है कि उसकी किस्मत खराब ना हो, और हैरानी की बात यह है कि उसकी किस्मत बहुत अच्छी निकलती है। वो एक S रैंक फॉरबिडन टैलेंट प्रमोशन अवेकन करता है। उसे खुद भी उम्मीद नहीं थी कि उसे इतना पावरफुल कुछ मिलेगा। इस टैलेंट के 3 इफेक्ट्स हैं। पहला है प्रमोशन, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना किसी कॉस्ट के परमानेंटली एक टियर ऊपर बढ़ा सकता है। दूसरा है सब्लिमेशन, जो रिसोर्सेज खर्च करके किसी ऑब्जेक्ट को 2 टियर्स ऊपर ले जाता है। तीसरा है कैटेक्लिज्म, जो लाइफ स्पैन खर्च करके किसी ऑब्जेक्ट को 3 टियर्स ऊपर बढ़ा देती है और एक स्पेशल कैटेक्लिज्म इफेक्ट ऐड करती है। खुशकिस्मती से कैटेक्लिज्म का पहला यूज फ्री है। बेसिक क्लासेस 4 टाइप्स की होती हैं: फिजिकल, मैजिक, डिफेंस और सपोर्ट। व्हाइट नाइट सोचता है कि उसे वॉरियर बनना चाहिए या मेज, पर तभी सिस्टम उसके स्टार्टिंग एट्रीब्यूट स्कैन करता है और अनाउंस करता है कि वो रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं करता। कई सारी क्लासेस लिस्ट से हटा दी जाती हैं। व्हाइट नाइट कंफ्यूज है कि इसका क्या मतलब है। जल्द ही सिस्टम रिजल्ट दिखाता है। उसके एट्रीब्यूट्स के हिसाब से वो सिर्फ नेक्रोमांसर क्लास ही चुन सकता है। सिस्टम ऑटोमेटिकली ये क्लास उसे असाइन कर देता है, यानी उसके पास कोई चॉइस थी ही नहीं। फिर भी नेक्रोमांसर बनना कोई बुरी बात नहीं है, पर तभी वो कुछ अजीब नोटिस करता है। उसकी हेल्थ हमेशा के लिए सिर्फ 1 HP पर सेट है। वो शॉक में है क्योंकि उसके पास सच में सिर्फ एक बूंद खून है। एक सिंगल हिट भी उसे मार सकती है। और भी बुरी बात यह है कि उसकी बची हुई लाइफ स्पैन सिर्फ 1 साल है। उस पल व्हाइट नाइट को लगता है कि ये S रैंक टैलेंट बेकार है। फिर भी उसके पास गैम्बल खेलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। उसने अभी अभी प्रमोशन टैलेंट अवेकन किया है, इसलिए वो अपनी क्लास को प्रमोट करने का फैसला करता है। नेक्रोमांसर को 3 टियर्स ऊपर बढ़ाने के लिए नॉर्मली 100,000 साल की लाइफ स्पैन चाहिए होती, लेकिन उसके पास अभी भी कैटेक्लिज्म का एक फ्री यूज बचा है। बिना देर किए वो अपग्रेड कंफर्म कर देता है। सिस्टम तुरंत उसे बधाई देता है क्योंकि वो एक्सक्लूसिव हिडन क्लास डेथ सॉवरन में इवॉल्व हो गया है। उसका एट्रीब्यूट ग्रोथ बदल जाता है और अब उसे हर लेवल अप पर 15 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। वो 2 नए स्किल्स भी सीखता है, लाइफ लिंक और समन एम्प्लीफिकेशन। इसके साथ ही उसे एक एक्सक्लूसिव आइटम बुक ऑफ डेथ मिलती है। उसकी हिडन क्लास में अब पावरफुल कैटेक्लिज्म प्रॉपर्टीज हैं। व्हाइट नाइट इस रिजल्ट से काफ़ी खुश है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि मिरियड वर्ल्ड्स गेम ऑफिशियली 10 सेकेंड्स में शुरू होगा और सभी प्लेयर्स को तैयार रहने के लिए कहता है। व्हाइट नाइट को एहसास होता है कि उसने अपना सारा वक्त टैलेंट के साथ एक्सपेरिमेंट करने में निकाल दिया। फिर उसे रुया और जाओशु याद आते हैं। वो मन ही मन कसम खाता है कि एक दिन वो इस धोखेबाज कपल को ढूंढ निकालेगा और उन्हें असली मायूसी का एहसास कराएगा। काउंटडाउन खत्म होता है। मिरियड वर्ल्ड्स गेम के अंदर जब भी कोई प्लेयर मरता है वो अपने लेवल्स और अपनी 10% लाइफ स्पैन खो देता है, जिसमें कम से कम 10 साल का नुकसान होता है। हालांकि नोविस विलेज की प्रोटेक्शन के अंदर मौत से सिर्फ लेवल कम होते हैं और लाइफ स्पैन नहीं घटती। ब्लू स्टार के प्लेयर्स का मिरियड वर्ल्ड्स गेम में स्वागत किया जाता है। उन्हें डिवाइन ड्रैगन एम्पायर के नोविस विलेज नंबर 9527 में भेज दिया जाता है।
सिस्टम उनके आगे के सफ़र के लिए उन्हें बेस्ट विशेस देता है। बहुत से लोग एक्साइटेड हैं। जिस तरह की फैंटेसी वर्ल्ड्स के बारे में वो नॉवेल्स में पढ़ते थे वो अब असलियत बन चुकी है। प्लेयर्स जल्दी जल्दी टीम्स बनाना शुरू कर देते हैं और साथ में एक्सप्लोर करने की तैयारी करते हैं। प्लेयर्स ने तुरंत टीम्स बनाना शुरू कर दिया है और साथ मिलकर एक्सप्लोर करने की तैयारी कर रहे हैं। इस बीच व्हाइट नाइट डिसाइड करता है कि वो सबसे पहले अपने स्किल्स टेस्ट करेगा, वो भी विलेज गेट पर। वो एक स्मॉल स्केलेटन समन करता है। ये एक एफ रैंक लेवल 1 का समन है, एक कमज़ोर स्केलेटन जो उसके लिए लड़ता है। इसका कास्ट टाइम 3 सेकंड्स है, कूल डाउन 30 सेकंड्स और इसमें 20 माना लगता है। इसके स्टैट्स प्लेयर के स्पिरिट एट्रीब्यूट के साथ स्केल होते हैं। उसके पास स्कॉच नाम का एक एक्टिव स्किल भी है जो एक और एफ रैंक लेवल 1 स्किल है। ये सोल फायर रिलीज करता है जो टारगेट को जला देता है, जिससे 5 सेकंड्स में 150% स्पेल पावर डैमेज मिलता है। इसकी रेंज 30 मीटर्स है, कास्ट टाइम 2 सेकंड्स, कूल डाउन 5 सेकंड्स है और ये 10 माना कंज्यूम करता है। व्हाइट नाइट काफ़ी सेटिस्फाइड फील करता है। कम से कम उसके पास शुरुआत करने के लिए एक समन स्किल और एक अटैक स्किल तो है। इसके अलावा उसके पास लाइफ लिंक है जो एक लेवल 1 एक्टिव स्किल है। ये उसे एक समन्ड अनडेड के साथ लिंक होने और उसके साथ हेल्थ पॉइंट्स शेयर करने की परमिशन देता है। ये स्किल इंस्टेंटली कास्ट हो जाता है और इसका 10 सेकंड का कूल डाउन है। उसके पास समन एम्पलीफिकेशन भी है जो एक एस रैंक पैसिव स्किल है जिसका कोई लेवल नहीं है। ये समनिंग कास्ट टाइम को 50% कम कर देता है, कूलडाउन को 50% घटा देता है और समन्ड क्रीचर्स के एट्रीब्यूट्स को 500% बढ़ा देता है। व्हाइट नाइट को ये बात काफ़ी अम्यूजिंग लगती है कि उसके पास इतनी जल्दी एक ए रैंक और एक एस रैंक स्किल आ गया है। लाइफ लिंक के साथ वो अपनी हेल्थ समन्स के साथ शेयर कर सकता है। इसका मतलब उसकी अपनी लो हेल्थ अब उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर कुछ अनएक्सपेक्टेड सामने आता है, द बुक ऑफ डेथ। ये आइटम सिर्फ डेथ सॉवरेन क्लास के लिए एक्सक्लूसिव है और उसके यूनिक ऑफ हैंड आइटम के रूप में काम करता है। इसे ना तो ड्रॉप किया जा सकता है, ना डैमेज और ना ही ट्रेड। ये बुक अभी लेवल 0 पर है और इसके एट्रीब्यूट्स लेवल 1 तक पहुंचने के बाद अनलॉक होंगे। इसके स्पेशल इफेक्ट्स लेवल 10 पर अनलॉक होंगे। इसे एक ऐसी बुक ऑफ लॉज बताया गया है जिसे सिर्फ व्हाइट नाइट ही पढ़ सकता है। एक बार रिक्वायरमेंट्स पूरी होने पर वो इससे एक्सक्लूसिव डेथ सॉवरेन स्किल्स सीख सकता है। क्योंकि बुक के अभी कोई स्टैट्स नहीं है, वो अस्यूम करता है कि ये लेवल 10 के बाद ही काम आएगी। अभी के लिए वो इसकी चिंता नहीं करता और अपने स्किल्स टेस्ट करने पर फोकस करता है। वो फिर से स्मॉल स्केलेटन कास्ट करता है, लेकिन इस बार एक साथ 2 स्केलेटन्स अपीयर होते हैं। सिस्टम उसे तुरंत नोटिफाई करता है कि कैटेक्लिज्म ट्रेड ट्रिगर हो गया है। डेथ सॉवरेन क्लास इफेक्ट की वजह से उसके सारे स्किल इफेक्ट्स डबल हो गए हैं। हालांकि सेकंड और थर्ड क्लास इफेक्ट्स अभी भी लॉक्ड हैं जब तक वो हायर लेवल पर नहीं पहुंच जाता। भले ही 2 स्केलेटन्स आ गए हैं पर वो देखने में अभी भी काफ़ी वीक लगते हैं। उसी वक्त एक दूसरा प्लेयर उसे समन करते हुए देख लेता है। एक साथ 2 स्केलेटन्स देखकर वो प्लेयर अज्यूम कर लेता है कि व्हाइट नाइट के पास कम से कम एक ए रैंक टैलेंट तो ज़रूर होगा। वो पास आता है और टीम अप करने का सजेस्ट करता है। क्योंकि उसके पास भी एक ए रैंक टैलेंट है, उसका मानना है कि दोनों साथ मिलकर बहुत तेज़ी से लेवल अप कर सकते हैं। मगर व्हाइट नाइट मना कर देता है। वो कहता है कि वो अकेले लेवल्स ग्राइंड करना प्रेफर करता है। फिर वो मुड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वो आदमी तुरंत ऑफेंड हो जाता है और पीछे से चिल्लाता है। उसे कहता है कि ऐसे पावरफुल समनर होने का दिखावा बंद करो जब तुम शायद एक फ्री रेंज चिकन तक को नहीं मार सकते। व्हाइट नाइट फॉरेस्ट में पहुंचता है और देखता है कि एक पार्टी एक फ्री रेंज चिकन को मारने में स्ट्रगल कर रही है। टैंक को अपनी क्लास चूज करने का अफसोस होता है और वो कंप्लेन करता है कि ये स्ट्यूपिड चिकन बहुत स्ट्रांग है। फ्रंटलाइनर उसे बोलता है कि रोना बंद करो और बस उसे ख़त्म करो। मेज बुदबुदाता है कि इस चिकन का अटैक तो उससे भी ज़्यादा है। इस वक्त एक लेवल 0 प्लेयर एक लेवल 1 के चिकन से भी ज़्यादा वीक है। उनमें से एक तंग आकर कहता है कि वो वापस विलेज जा रहा है कोई लाइफस्टाइल क्लास ढूंढने। अगर किसी को ऐसी चीज़ से लड़ने में मज़ा आता है वो खुद देख ले। फ्री रेंज चिकन लेवल 1 का है जिसका 1010 HP, 10 अटैक, 5 फिजिकल डिफेंस और 5 मैजिक डिफेंस है। व्हाइट नाइट अपने 2 स्मॉल स्केलेटन्स के साथ उनके पास से गुजरता है और वो पार्टी उसे तुरंत नोटिस कर लेती है। उसके समन्स काफ़ी स्ट्रांग दिखते हैं तो वो आपस में विस्पर करते हैं कि उसने पक्का कोई पावरफुल टैलेंट अवेकन किया होगा। नेचुरली उन्हें जलन होने लगती है। उनका एक टीममेट तुरंत उन्हें कहता है कि घूरना बंद करो और चिकन को मारने पर फोकस करो। व्हाइट नाइट कामली कहता है कि वो उनके मॉन्स्टर्स नहीं चुराएगा। उसके क्लास स्किल्स इतने रिडिकुलस हैं कि एक चिकन को मारना सच में ओवरकिल लगेगा। तभी उसे पास की झाड़ियों में हलचल महसूस होती है। सडनली 2 रैबिट्स बाहर कूदते हैं। वो रेड आइड रैबिट्स हैं, लेवल 2, जिनका 150 HP, 15 अटैक, 7 फिजिकल डिफेंस और 7 मैजिक डिफेंस है। ये क्रीचर्स सीधा एक आदमी के सबसे सेंसिटिव एरिया पर अटैक करने के लिए जंप करते हैं।
व्हाइट नाइट को तुरंत रियलाइज होता है कि वहां चोट लगना बहुत दर्दनाक होगा। रैबिट्स आगे बढ़ते हैं और स्केलेटन्स पर स्ट्राइक करते हैं, जिससे 13 से 15 डैमेज होता है। व्हाइट नाइट रिलीफ फील करता है कि उसे खुद उनसे नहीं लड़ना पड़ रहा। क्योंकि आसपास कोई और नहीं है, वो कुछ और स्केलेटन समन करने और उनकी स्ट्रेंथ सही से टेस्ट करने का डिसाइड करता है। वो उन्हें गो ऑल आउट का ऑर्डर देता है। स्केलेटन्स आगे चार्ज करते हैं और अपनी सॉर्ड से रेड आइड रैबिट्स पर हमला कर देते हैं। जल्दी ही एक रैबिट ढेर हो जाता है। व्हाइट नाइट को एक्स्ट्रा 50% लेवल गैप बोनस मिलता है और +3 एक्सपीरियंस अर्न करता है। ग्रोथ स्पीड काफ़ी डिसेंट लग रही है। इस रेट से लेवल 1 तक पहुंचना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। वो अपना स्टेटस चेक करता है। उसका हेल्थ अभी भी 1/1 है, लेकिन लाइफ लिंक की वजह से एक स्केलेटन का HP 400/400 है, जबकि दूसरे का 393/400 है। डबल डिफेक्ट सच में इंप्रेसिव हैं। 2 स्केलेटन्स के साथ एक साथ लिंक होकर अब वो ऐसा नहीं रहा जिसे एक सिंगल हिट में मारा जा सके। फिर भी वो जानता है कि उसे ज़्यादा अटेंशन अट्रैक्ट नहीं करनी चाहिए। अभी के लिए बहुत सारे स्केलेटन समन करना सस्पिशियस होगा। 4 काफ़ी रहेंगे? ये डिसाइड करके व्हाइट नाइट लेवल्स ग्राइंड करना जारी रखता है। वो अपने 4 स्मॉल स्केलेटन्स को पास के मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए भेज देता है। थोड़ी देर में प्लेयर्स का एक ग्रुप उसे देखता है और घूरने लगता है। उनके लिए ऐसा लग रहा है जैसे व्हाइट नाइट बस एक कैजुअल वॉक करते हुए लेवल अप कर रहा है। ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। एक प्लेयर, जो खुद एक समनर है, कंप्लेन करता है कि उसके अपने समन्स उन स्केलेटन्स जैसे बिल्कुल नहीं दिखते। एक दूसरा प्लेयर गेस करता है कि एक साथ 4 समन्स कंट्रोल करने के लिए व्हाइट नाइट के पास कम से कम एक S रैंक टैलेंट होना चाहिए। वो कर्ली हेड बंदा तो यहाँ तक कह देता है कि व्हाइट नाइट की स्ट्रेंथ शायद नॉविस विलेज नंबर 9527 में टॉप पर है। तभी सिस्टम अनाउंस करता है कि व्हाइट नाइट लेवल अप कर गया है। उसके 4 बेस एट्रीब्यूट्स में +1 पॉइंट मिलता है और उसे +1 स्किल पॉइंट के साथ +15 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। फाइनली लेवल 1 पर पहुंचकर वो काफ़ी सेटिस्फाइड फील करता है। वो अपना कैरेक्टर पैनल खोलता है और अपने स्टैट्स के बारे में सोचता है। क्योंकि उसके समन स्पिरिट से स्केल होते हैं, तो उसे वहां इन्वेस्ट करना ही होगा। लेकिन सिर्फ 1 HP के साथ थोड़ी एजिलिटी शायद इमरजेंसी में उसकी जान बचा ले। सोचने के बाद वो 4 पॉइंट्स एजिलिटी में और 11 पॉइंट्स स्पिरिट में ऐड करता है। क्योंकि उसका टैलेंट चीज़ों को प्रमोट कर सकता है, वो अगला स्टेप अपनी स्किल्स अपग्रेड करने का लेता है। वो सिस्टम को उन्हें डायरेक्टली प्रमोट करने के लिए कहता है। प्रमोशन सक्सेसफुल रहता है। उसका F रैंक स्किल समन स्मॉल स्केलेटन अपग्रेड होकर E रैंक स्किल समन स्केलेटन बन जाता है। उसका F रैंक स्किल स्कॉच भी E रैंक में अपग्रेड हो जाता है। इस बीच उसका A रैंक स्किल लाइफ लिंक इवॉल्व होकर एक S रैंक स्किल बन जाता है। नया E रैंक समन स्केलेटन उसे समन करने की परमिशन देता है, जिसमें 3 सेकंड कास्ट टाइम, 30 सेकंड कूलडाउन और 40 मैना कॉस्ट है, और स्टैट्स उसके स्पिरिट से स्केल होते हैं। रही बात स्कॉच की, तो ये अब 5 सेकंड्स में 200% स्पेल पावर डैमेज देता है। वही 30 मीटर रेंज, 2 सेकंड कास्ट टाइम और 5 सेकंड कूलडाउन के साथ, और ये 20 माना कंज्यूम करता है। साथ ही एक नया पैसिव अपीयर होता है, डेथ कंस्क्रिप्शन, जो एक SS रैंक पैसिव स्किल है जिसका कोई लेवल नहीं है। इसके इफेक्ट्स बहुत पावरफुल हैं। पहला, समनिंग स्किल कास्ट टाइम 75% कम हो जाता है। दूसरा, समनिंग कूलडाउन्स 75% घट जाते हैं। तीसरा, समन्ड क्रीचर एट्रीब्यूट 100% बढ़ जाते हैं। और चौथा, समनिंग स्पेस कैपेसिटी डबल हो जाती है। व्हाइट नाइट कमेंट किए बिना नहीं रह पाता कि लाइफलिंक सच में S रैंक रेटिंग डिजर्व करता है। पैसिवली सारे समन्स के साथ हेल्थ शेयर करके उसका इफेक्टिव हेल्थ पूल आसमान छूने लगता है। भले ही टेक्निकली उसके पास अभी भी 1 HP है, पर उसकी शेयर्ड हेल्थ अब टोटल लगभग 9000 HP हो गई है। और डेथ कंस्क्रिप्शन के साथ वो 20 स्केलेटन सोल्जर्स तक समन कर सकता है। इस पॉइंट पर अब उसे लो की रहने की ज़रूरत नहीं है। वो अपना समनिंग स्पेस खोलने और अग्रेसिवली लेवल्स ग्राइंड करने का प्लान बनाता है। क्योंकि उसने अपने स्किल्स अपग्रेड कर लिए हैं, तो अपने एक्सक्लूसिव इक्विपमेंट को अपग्रेड ना करने का कोई रीज़न नहीं है। सिस्टम अनाउंस करता है कि प्रमोशन सक्सेसफुल है। उसका एक्सक्लूसिव आइटम बुक ऑफ डेथ इवॉल्व होकर डेथ स्क्रिप्चर बन जाता है। ये आइटम व्हाइट नाइट के लिए एक्सक्लूसिव ही रहता है। इसे ड्रॉप, डैमेज या ट्रेड नहीं किया जा सकता, और इसे कभी भी समन या डिसमिस किया जा सकता है। लेवल 1 पर यह कैरेक्टर को फॉलो करता है और जोड़ 15 स्पेल पावर देता है, और एडिशनल स्पेशल इफेक्ट्स लेवल 10 पर अनलॉक होंगे। फिर भी व्हाइट नाइट थोड़ा डिसअपॉइंटेड फील करता है। अभी के लिए सिर्फ 15 स्पेल पावर का बोनस मिला है, तो वो लेवल 10 तक लेवलिंग पर फोकस करने का डिसाइड करता है। सब सेट होने के बाद असली ग्राइंडिंग शुरू होती है। वो और ज़्यादा स्केलेटन्स को आगे चार्ज करने के लिए भेजता है। आफ्टर ऑल, जितने ज़्यादा होंगे उतना मज़ा आएगा।
इस बार उनका टारगेट एक फॉक्स मॉन्स्टर है। व्हाइट नाइट सारे 20 स्केलेटन समन करने की कोशिश करता है। डेथ कंस्क्रिप्शन की वजह से कूलडाउन 75% कम हो गया है और कैटेक्लिज्म ट्रेड के साथ मिलकर हर स्केलेटन अब समन होने में सिर्फ 2 सेकंड्स लेता है। स्केलेटन्स लेवल 3 के रेजर क्लॉ कैट डीमंस का शिकार जारी रखते हैं, जिससे हर बार 50% लेवल गैप बोनस और +5 एक्सपीरियंस मिलता है। व्हाइट नाइट एंजॉय कर रहा है कि उसके लेवल्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। जल्दी ही सिस्टम अनाउंस करता है कि वो लेवल 2 पर पहुंच गया है। उसके 4 एट्रीब्यूट्स +1 पॉइंट से बढ़ते हैं और उसे +1 स्किल पॉइंट और +15 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिलते हैं। वो बस अपने स्केलेटन्स को ग्राइंड करते रहने का ऑर्डर देता है। लगभग आधे घंटे बाद वो एक अजीब से बोल्डर के पास पहुंचता है जो एक पोर्टल जैसा दिखता है। ये जगह पहले डंजन मिस्ट फॉरेस्ट का एंट्रेंस है। मिस्ट फॉरेस्ट अपनी वैल्यूबल ट्रेजर्स के लिए जाना जाता है, लेकिन साथ ही ये खतरों से भी भरा है। सिस्टम पूछता है कि क्या वो श्योर है कि वो डंजन अकेले चैलेंज करना चाहता है। व्हाइट नाइट बिना किसी हेजिटेशन के कंफर्म करता है। आखिर उसके पीछे उसके इतने सारे चमचे जो चल रहे हैं। इसके बाद उसे डंजन डिफिकल्टी सेलेक्ट करने के लिए कहा जाता है। उसके सामने ऑप्शंस आते हैं: इजी, नॉर्मल, हार्ड, नाइटमेयर और हेल। बिना ज़्यादा सोचे वो हेल डिफिकल्टी चुन लेता है और सीधा पोर्टल के अंदर कदम रख देता है। व्हाइट नाइट अब हेल डिफिकल्टी वाले मिस्ट फॉरेस्ट में एंटर करता है। वहाँ धुंध इतनी ज़्यादा घनी है कि उसे आगे का रास्ता तक ठीक से नहीं दिख रहा। वो तुरंत अपनी आर्मी को रास्ता खोजने और मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने का ऑर्डर देता है। किस्मत से वो 100 मीटर की रेंज में अपने समन्स को फ्रीली कंट्रोल कर सकता है, वरना उसे डर था कि कहीं उसके स्केलेटन्स इस कोहरे में खो न जाएं। जल्द ही उसके एक स्केलेटन का सामना एक मॉन्स्टर से होता है, एक मिस्ट्री डीमन। ये एक एलीट लेवल 8 का क्रीचर है जिसकी HP 3600 है, 74 अटैक, 60 फिजिकल डिफेंस, 40 मैजिक डिफेंस और इसके पास एंटैंगल नाम की स्किल है। उसे देखते ही व्हाइट नाइट काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है। आखिर उसे एक असली टारगेट मिल ही गया। वो फौरन अपने मिनियंस को एक साथ अटैक करने का हुक्म देता है। जवाब में मिस्ट्री डीमन एंटैंगल कास्ट करता है, जिससे मोटी बेलें एक स्केलेटन को जकड़ लेती हैं और उसके हाथ उखाड़ देती हैं। व्हाइट नाइट नोटिस करता है कि एक एलीट मॉन्स्टर की अटैक पावर वाकई कोई मजाक नहीं है, पर फिर भी वो उसके मिनियंस की भारी तादाद के सामने टिक नहीं पाता। वो सभी स्केलेटन्स को उस पर फोकस करने को कहता है। थोड़ी देर में सिस्टम रिजल्ट अनाउंस करता है। लेवल 8 एलीट मिस्ट्री डीमन को मारने के बाद उसे 50% लेवल गैप बोनस मिलता है और वो +60 एक्सपीरियंस अर्न करता है। असल में मिस्ट फॉरेस्ट एक लेवल 5 का डंजन है, लेकिन हेल डिफिकल्टी की वजह से मॉन्स्टर्स का लेवल 3 पॉइंट बढ़ गया है और वो सब एलीट मॉन्स्टर्स बन चुके हैं। यहाँ एक्सपीरियंस गेन वाकई में ज़बरदस्त है। तभी व्हाइट नाइट को अपने पीछे कुछ हलचल महसूस होती है। एक सांप अचानक पेड़ की टहनी से नीचे झूलता है। वो फुर्ती से साइड हटकर उसके अटैक को चकमा देता है। ये क्रीचर एक मिस्ट ट्री पाइथन है जो एक और लेवल 8 एलीट मॉन्स्टर है। इसकी HP 3000 है, 108 अटैक, 52 फिजिकल डिफेंस और इसके पास स्ट्रैंगल स्किल है। ये पाइथन्स अपने शिकार को कसकर जकड़ने में माहिर होते हैं। व्हाइट नाइट अपना स्टाफ उठाता है और उस पर ब्लू फ्लेम की एक बौछार छोड़ता है। ये अटैक से 98 और 101 का डैमेज होता है। तुरंत बाद स्केलेटन्स वहां पहुंच जाते हैं और मिस्ट्री पाइथन ढेर हो जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने एक लेवल 8 एलीट मिस्ट्री पाइथन को हरा दिया है, जिससे उसे फिर से 50% बोनस और +60 एक्सपीरियंस मिलता है। भले ही व्हाइट नाइट का स्पिरिट एट्रीब्यूट एक नॉर्मल नेक्रोमांसर से 3 गुना ज़्यादा है, फिर भी उसके स्पेल्स उसकी स्केलेटन आर्मी जितना तगड़ा हिट नहीं करते। मॉन्स्टर से कुछ लूट भी गिरता है, एक ट्री पाइथन बेल्ट जो एक लेवल 5 लेदर आर्मर पीस है। इसकी ब्लैक आयरन ग्रेड ड्यूरेबिलिटी 30 है और ये +9 आर्मर और +2 कॉन्स्टिट्यूशन देता है। पहनने पर यह कमर के चारों ओर लिपटे एक विशाल अजगर जैसा दिखता है। व्हाइट नाइट एक ठंडी सांस लेता है क्योंकि ये लेदर आर्मर है जिसे वो खुद इस्तेमाल नहीं कर सकता। फिर भी इसे बेचना बाद में काम आएगा। वो अपनी स्केलेटन आर्मी के साथ आगे बढ़ना जारी रखता है। कोहरे में और भी मॉन्स्टर्स छिपे हुए हैं, जिसका मतलब है कि व्हाइट नाइट के लिए ये हार्वेस्ट टाइम है। उसके मिनियंस गुड बनाकर मिस्ट्री डीमंस और मिस्ट्री पाइथन्स पर एक साथ हमला करते हैं, जिससे वहां पूरी तरह से तबाही मच जाती है। जल्द ही सिस्टम अनाउंस करता है कि व्हाइट नाइट लेवल 5 पर पहुंच गया है। उसके चारों एट्रीब्यूट्स को +1 पॉइंट मिलता है और उसे एक स्किल पॉइंट के साथ 15 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिलते हैं। व्हाइट नाइट एक बार फिर लेवल अप करता है। इस ग्राइंड के दौरान उसे कई और ड्रॉप्स मिलते हैं: ब्लैक आयरन इक्विपमेंट, एक वुडन वॉन्ड, एक स्नेक फैंग शॉट डैगर, ट्री पाइथन लेदर आर्मर और 2 ई रैंक स्किल बुक्स एंटैंगल और स्ट्रैंगल। फिलहाल के लिए वॉन्ड थोड़ी काम की है, पर बाकी चीज़ें ज़्यादा मददगार नहीं हैं। वो तय करता है कि वो बाद में इन्हें अपग्रेड करके बेच देगा। जब वो अपना स्टेटस पैनल देखता है तो वहाँ उसका लेवल 5 और क्लास नेक्रोमांसर दिखाई देता है।
उसके एट्रीब्यूट्स में 51 एजिलिटी, 108 स्पिरिट, 1 HP, 6480 माना और 409 स्पेल पावर है। उसका एक्सक्लूसिव फॉरबिडन ट्रेट प्रमोशन है। उसके क्लास स्किल्स में समन स्केलेटन ई रैंक, स्कॉच ई रैंक, लाइफ शेयरिंग एस रैंक और डेथ कंस्क्रिप्शन SS रैंक शामिल हैं। उसका समन स्पेस अब 10/20 है। उसका वेपन वही वुडन वॉन्ड है। आखिरी एक्सक्लूसिव आइटम डेथ स्क्रिप्चर है और उसकी बची हुई लाइफ स्पैन अभी भी 1 साल से कम है। हालांकि ये वॉन्ड के स्टैट्स काफ़ी कमज़ोर हैं, इसलिए उसे जल्द ही एक बेहतर हथियार की ज़रूरत होगी। तभी उसे कुछ इंटरेस्टिंग दिखता है। उसका डेथ स्क्रिप्चर भी लेवल अप हो गया है। डेथ स्क्रिप्चर एक क्लास एक्सक्लूसिव आइटम है जिसे न तो गिराया जा सकता है, न ही ट्रेड किया जा सकता है। इसके बेस एट्रीब्यूट्स अब जोड़ 75 स्पेल पावर, जोड़ 25 ऑल एट्रीब्यूट्स और अनडेड क्रीचर्स के खिलाफ जोड़ 100% डैमेज देते हैं। यहाँ तक कि उसके बुलाए गए स्केलेटन्स को भी ये बफ मिलता है। जब ये आइटम लेवल 10 पर पहुंचेगा तब इसके स्पेशल इफेक्ट्स अनलॉक होंगे। इस किताब को बुक ऑफ रूल्स कहा गया है, जिसे सिर्फ वही पढ़ सकता है। कुछ शर्तें पूरी होने पर वो इससे एक्सक्लूसिव डेथ सॉवरेन स्किल्स सीख सकता है। व्हाइट नाइट इस रिवॉर्ड से काफ़ी खुश है। वो अपने सभी स्केलेटन्स को इकट्ठा करता है और अगली लड़ाई की तैयारी करता है। अपनी करंट पावर के साथ उसे लगता है कि वो अब बॉस को चैलेंज करने के लिए तैयार है। वो डंजन के और अंदर जाते हैं। वहाँ उन्हें एक सिल्वर ग्रेड बॉस और 2 रीइंफोर्स्ड एलीट गार्ड्स मिलते हैं। व्हाइट नाइट बॉस को देखकर सोचता है कि हेल डिफिकल्टी वाकई अपने नाम के हिसाब से एकदम सही है। बॉस का नाम मिस्ट्री पाइथन किंग है, जो एक सिल्वर ग्रेड लेवल 8 मॉन्स्टर है। इसकी HP 88,000 है, 327 अटैक और इसके पास स्ट्रैंगल, डिवाउर, वेनम स्प्रे और अर्थ शेकर जैसी खतरनाक स्किल्स हैं। इसके बगल में मिस्ट्री पाइथन गार्ड्स खड़े हैं, जिनकी HP 8350 और अटैक 198 है। व्हाइट नाइट सिचुएशन को ध्यान से समझता है। अकेले बॉस की HP 80,000 से ज़्यादा है और साथ में 2 गार्ड्स भी हैं। एक पल के लिए उसे हेजिटेशन होती है कि क्या उसके स्केलेटन्स इसे संभाल पाएंगे, पर वो रिस्क लेने का फैसला करता है। वो अपने मिनियंस को चार्ज करने का ऑर्डर देता है। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, पाइथन किंग अपना मुंह खोलता है और एक स्केलेटन को निगल जाता है। व्हाइट नाइट समझ जाता है कि बॉस की अटैक पावर सच में डराने वाली है। लेकिन भले ही इसका डैमेज बहुत ज़्यादा है, उसे यकीन है कि ये उसकी स्केलेटन आर्मी की तादाद का मुकाबला नहीं कर पाएगा। जल्द ही 2 और स्केलेटन्स वहाँ आ जाते हैं। वो अपने मिनियंस को उस पर बुरी तरह हमला करने को कहता है। स्केलेटन आर्मी फटाफट गार्ड्स का काम तमाम कर देती है, जिससे उसे 50% बोनस और प्लस 180 एक्सपीरियंस मिलता है। गार्ड्स के खत्म होते ही वो अपने छोटे भाइयों को बॉस पर फोकस करने का ऑर्डर देता है। स्केलेटन्स पाइथन किंग के सिर पर वार करते हैं, जिससे वो और भी गुस्सा हो जाता है। व्हाइट नाइट अपने खुद के डैमेज नंबर्स देखकर थोड़ा निराश होता है। उसके स्केलेटन्स के मुकाबले उसके अपने अटैक काफ़ी फीके लग रहे हैं। बॉस अब अपना ध्यान स्केलेटन्स की तरफ मोड़ता है। वो एक और स्केलेटन को निगल लेता है और अपने विशाल शरीर को पटक कर कई और स्केलेटन्स के टुकड़े कर देता है। व्हाइट नाइट को खतरे का एहसास होता है। ऐसा लग रहा है कि बॉस अपनी कोई बड़ी स्किल इस्तेमाल करने वाला है। अचानक पाइथन किंग हरे रंग की जहरीली धुंध पॉइजनस मिस्ट उगलता है। व्हाइट नाइट चौंक जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि बॉस सीधा उसे टारगेट करेगा। वो धुंध उसकी तरफ तेजी से आती है और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है, पर व्हाइट नाइट उस हिट को झेल लेता है। लाइफ शेयरिंग की वजह से उसकी कंबाइंड हेल्थ अब 1 लाख HP से भी ऊपर है, तो ये डैमेज उसके लिए कुछ भी नहीं है। फिर वो काउंटर अटैक करता है। उसके हाथों में ब्लू फ्लेम्स जल उठती हैं और वो आगे बढ़ता है। वो लगातार स्कॉच कास्ट करता है, जबकि उसके स्केलेटन्स चारों तरफ से बॉस को काट रहे होते हैं। लगातार होने वाले डैमेज की वजह से वो विशाल क्रीचर आखिरकार गिर जाता है। सिस्टम अनाउंस करता है कि उसने लेवल 8 सिल्वर ग्रेड बॉस मिस्ट्री पाइथन किंग को हरा दिया है। उसे 14,400 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। लड़ाई जिस तरह से खत्म हुई, उससे व्हाइट नाइट काफ़ी खुश है। तभी एक और अनाउंसमेंट आती है। सिस्टम उसे बधाई देता है कि वो नोविस विलेज नंबर 9527 का पहला प्लेयर है जिसने अकेले किसी बॉस को मारा है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक बेसिक लाइफ सोल स्टोन और एक गोल्ड कॉइन मिलता है। इसके फौरन बाद एक और नोटिफिकेशन आता है। वो पूरे विलेज का पहला प्लेयर है जिसने अकेले एक सिल्वर ग्रेड बॉस को मारा है। इस अचीवमेंट के लिए उसे 5 और बेसिक लाइफ सोल स्टोन्स और 5 गोल्ड कॉइन्स मिलते हैं। पूरे नोविस विलेज में ये अनाउंसमेंट गूंज उठती है। नोटिस में बाकी खिलाड़ियों को भी उससे सीखने के लिए कहा जाता है, ताकि वो भी अच्छे इनाम जीत सकें। प्लेयर्स को इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था। कुछ लोग तो ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर ये व्हाइट नाइट है कौन और उसके पास कैसी ज़बरदस्त ताकत है। ज़्यादातर लोग मान रहे थे कि उसका टैलेंट पक्का S रैंक या SS रैंक होगा, वरना इतनी जल्दी अकेले सिल्वर ग्रेड बॉस मारना पॉसिबल ही नहीं था। एक खिलाड़ी तो उनके बीच के इस बड़े गैप को देखकर गुस्से में था। किसी और ने कंप्लेंट की कि ये गेम बहुत ही अनबैलेंस्ड है,
क्योंकि वो छोटे मोटे मॉन्स्टर्स से हार रहे हैं और ये बंदा अकेले बॉसेस मार रहा है। एक और बंदे ने लंबी सांस लेते हुए कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि यहाँ आने के बाद वो सिर्फ एक मामूली मोहरा कैनन फॉडर बनकर रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ एक औरत को पता चलता है कि अकेले बॉस मारने से सिस्टम अनाउंसमेंट होती है। अगर उसे पहले पता होता तो वो मेपल लीफ को अकेले ही उस ब्लैक आयरन ग्रेट बॉस को मारने देती। उसके साथी ने जवाब दिया कि कोई बात नहीं, आगे और भी मौके मिलेंगे। ये आदमी मेपल लीफ शॉक्सियाओ था, जिसने माना कि व्हाइट नाइट उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है। उसने एडमिट किया कि फिलहाल एक सिल्वर ग्रेड बॉस उसके बस की बात नहीं है। वेल्थ वर्ल्ड नाम की उस औरत ने कहा कि मेपल लीफ के पास पहले से एस रैंक टैलेंट है, फिर भी व्हाइट नाइट उससे आगे है। उसे लगा कि शायद व्हाइट नाइट का टैलेंट सच में एसएस रैंक होगा। मेपल लीफ ने कहा कि इसकी पूरी संभावना है। उनके टैंक ओवे ने सजेशन दिया कि हमें व्हाइट नाइट को अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। कॉटन कैंडी नाम की एक छोटी सी दिखने वाली मेज जानती थी कि एसएस रैंक टैलेंट कितना डरावना हो सकता है। उसे शक था कि क्या वो उनके साथ ज्वाइन होने के लिए राजी होगा, पर वेल्थ वर्ल्ड ने कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि वो कोशिश ज़रूर करेगी। आखिरकार अभी तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसने उसका इनविटेशन ठुकराया हो। दूसरी तरफ व्हाइट नाइट के पास अचानक फ्रेंड रिक्वेस्ट्स की बाढ़ आ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतने सारे लोग एक साथ अचानक कहाँ से आ गए। उसके पास इन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था, इसलिए उसने सबको रिजेक्ट करने का डिसीजन लिया। फिर उसने एक बेसिक लाइफ सोल स्टोन निकाला, जो एक स्पेशल आइटम था। इसे अब्जॉर्ब करने पर लाइफ स्पैन 30 डेज बढ़ जाती है, लेकिन अगर वो मर गया तो उसकी लाइफ स्पैन का 1/10 हिस्सा खत्म हो जाएगा, जो कम से कम 3 दिन तो होगा ही। वो ये देखकर काफ़ी हैरान था कि कोई ऐसा आइटम भी है जो सच में ज़िंदगी बढ़ा सकता है। उसने सबसे पहले उन स्टोन्स को प्रमोट करने का सोचा। ऐसा करने पर उसे एक इंटरमीडिएट लाइफ सोल स्टोन मिला। ये स्पेशल आइटम अब्जॉर्ब करने पर लाइफ स्पैन को 120 डेज बढ़ा देता है। अगर वो मरा तो वही 1/10 लाइफ स्पैन कम होगी, यानी कम से कम 12 दिन का लॉस। वो खुश था कि प्रमोशन सही से काम कर गया। 6 इंटरमीडिएट स्टोन्स का मतलब था लगभग 2 साल की एक्स्ट्रा जिंदगी। इतनी सारी लाइफ स्पैन फ्री में मिलना उसे काफ़ी एडिक्टिव लग रहा था। अब उसका मन और भी ज़्यादा लाइफ सोल स्टोन्स कलेक्ट करने का था। जो 2 स्किल बुक्स उसे मिली थीं वो उसके काम की नहीं थीं। इक्विपमेंट की बात करें तो सिर्फ पॉइजन रिंग ही थोड़ी काम की लग रही थी, तो उसने उसे प्रमोट करने का डिसाइड किया। प्रमोशन सक्सेसफुल रहा और उसे एक वेनमस रिंग मिली। ये गोल्ड ग्रेड रिंग थी जिसकी ड्यूरेबिलिटी 100/100 थी, और ये +30 स्पेल पावर, +10 एजिलिटी और ये +10 स्पिरिट देती थी। मैजिक स्किल्स के पास अब चांस था कि वो 150 पॉइजन डैमेज दें, जो हर 10 सेकंड्स में एक बार ट्रिगर हो सकता था। उसे ये बात पसंद आई कि इसमें मैजिक और पॉइजन दोनों एट्रीब्यूट्स थे। अगर उसका अटैक काफ़ी नहीं होता तो पॉइजन अपना काम कर देता। फिर उसने नोटिस किया कि एक बिगिनर बॉस से लड़ते वक्त उसके कितने सारे स्केलेटन्स मारे गए। इससे उसे एक इम्पॉर्टेंट बात समझ आई। उसके स्केलेटन्स अभी इतने स्ट्रांग नहीं थे। अब जब उसके पास कुछ गोल्ड कॉइन्स आ गए थे तो उसने समन स्केलेटन स्किल को सब्लिमेट करके अपग्रेड करने का सोचा। उसने अपग्रेड चूज किया। वहाँ ऑप्शंस थे प्रमोट टियर 1, सब्लिमेट टियर 2 और कैटेक्लिज्म टियर 3। बिना सोचे उसने सब्लिमेट सिलेक्ट किया। सिस्टम ने बताया कि पुराने प्रमोशन इफेक्ट्स को हटाकर स्किल सब्लिमेट करने में 5 गोल्ड कॉइन्स लगेंगे। ये काफ़ी महंगा था, पर उसे पता था कि वो बाद में और गोल्ड कमा लेगा, तो उसने सब्लिमेशन कर दी। सिस्टम ने अनाउंस किया कि उसकी F रैंक स्किल समन स्मॉल स्केलेटन अब इवॉल्व होकर D रैंक स्किल समन स्केलेटन सोल्जर बन गई है। ये D रैंक लेवल 6 एक्टिव स्किल उसे अलाउ करती थी कि वो अपने लिए लड़ने के लिए या तो एक स्केलेटन वॉरियर या फिर एक स्केलेटन आर्चर समन कर सके। इसका कास्ट टाइम 3 सेकंड्स था, कूलडाउन 30 सेकंड्स और इसमें 200 माना लगता था। स्केलेटन के स्टैट्स प्लेयर के स्पिरिट एट्रीब्यूट के हिसाब से बढ़ते थे। वो स्केलेटन आर्चर से काफ़ी खुश था। वो 5 गोल्ड कॉइन्स अब उसे एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट लग रहे थे, तो उसने तुरंत उन्हें समन किया। स्केलेटन आर्चर के पास 637 स्ट्रेंथ, 637 कॉन्स्टिट्यूशन, 637 एजिलिटी और 6370 हेल्थ पॉइंट्स थे, साथ ही 319 फिजिकल डिफेंस भी था। उसके पास डबल शॉट नाम की एक स्किल थी। रैंक ई लेवल 6 पर यह तुरंत 2 एरोज चला सकता था जो टारगेट को 2 बार हिट करते। हर एरो 90% फिजिकल डैमेज देता था और इसका कूलडाउन 30 सेकेंड्स था। आर्चर क्लास में कन्वर्ट होने की वजह से इसका एजिलिटी बोनस काफ़ी बढ़ गया था। वहीं स्केलेटन वॉरियर के पास 637 स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी थी, 956 अटैक और 319 फिजिकल डिफेंस के साथ। उसके पास हैवी स्ट्राइक स्किल थी। रैंक ई लेवल 6 पर यह अपने वेपन से एक जोरदार हमला करता था जो 175% फिजिकल डैमेज देता था और इसका कूलडाउन भी 30 सेकेंड्स था। वॉरियर क्लास होने की वजह से इसका स्ट्रेंथ बोनस काफ़ी ज़्यादा था। अब वो कह सकता था कि उसके समन्स के स्टैट्स काफ़ी सही हैं। सैटिस्फाइड होकर उसने अपने मिनियंस को आगे एक्सप्लोर करने का ऑर्डर दिया।
वो पूरे फॉरेस्ट में फैल गए। जल्द ही एक एलीट रैंक लेवल 8 गॉब्लिन सामने आया। उसके पास 2800 ओवर 2800 हेल्थ पॉइंट्स, 96 अटैक, 58 फिजिकल डिफेंस, 45 मैजिक डिफेंस और थ्रो नाम की एक स्किल थी। उसने तुरंत रेंज्ड यूनिट्स को एक ही टारगेट पर फोकस करने का ऑर्डर दिया। तीर सीधा गॉब्लिन के मुंह पर लगे। वो मॉन्स्टर तुरंत ढेर हो गया। व्हाइट नाइट को एक्स्ट्रा 50% एक्सपीरियंस बोनस और प्लस 60 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। उसने नोटिस किया कि उसकी फार्मिंग स्पीड अब कितनी फास्ट हो गई थी। ये क्लियर था कि अगर उसे बेहतर गेन्स चाहिए तो उसे हाई लेवल एरिया में जाना होगा। प्लेयर्स अपनी टीम्स के लिए नए मेंबर्स ढूंढने में बिजी थे। तभी कोई उनके पास आया। इस आदमी ने अनाउंस किया कि वो हेजेमनी गिल्ड बनाने की तैयारी कर रहा है। उसने सबको ज्वाइन करने का इनविटेशन दिया ताकि वो साथ मिलकर मिरियाड वर्ल्ड्स गेम एक्सप्लोर कर सकें। प्लेयर्स को ये सुनकर बुरा लगा। ये बंदा अभी गेम में आया ही था और अभी से लोगों को अपने लिए काम करने के लिए बुला रहा था, जबकि वो बिल्कुल भी फेमस नहीं था। उस आदमी ने शांति से समझाया कि उसके पास बॉर्न लीडर नाम का एक एस रैंक टैलेंट है। इस टैलेंट की वजह से वो फ्री में गिल्ड बना सकता है। गिल्ड मेंबर्स को 20% एक्सपीरियंस बोनस, 20% मॉन्स्टर ड्रॉप बोनस और 20% अटैक और स्पेल पावर बोनस मिलेगा। और जैसे जैसे गिल्ड स्ट्रांग होगी, ये बफ्स और भी बढ़ते जाएंगे। ये सुनकर काफ़ी प्लेयर्स इंटरेस्टेड हो गए। ये एबिलिटी सच में बहुत पावरफुल लग रही थी। कई लोगों ने तुरंत कहा कि वो ज्वाइन करना चाहते हैं। उस आदमी ने उन्हें जल्दबाजी न करने को कहा और एक एक करके ज्वाइन करने को बोला। पर उनकी बातें तब रुक गईं जब सबको एक सर्वर वाइड पिंड मैसेज मिला। ये मैसेज वेल्थी वर्ल्ड ने भेजा था और ये व्हाइट नाइट के लिए था। उसने उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने को कहा क्योंकि उसे कोई इंपॉर्टेंट बात करनी थी। जब प्लेयर्स ने ये देखा तो वो कंप्लेंट्स करने लगे। एक ने गुस्से में कहा कि उसने इतनी मेहनत करके दर्जनों मॉन्स्टर्स मारे, फिर भी उसके पास 100 कॉपर कॉइन्स नहीं हैं। और ये लड़की सिर्फ एक मैसेज भेजने के लिए 10 गोल्ड कॉइन्स उड़ा रही है। सब हैरान थे कि ये इंसान है कौन। आखिर एक सर्वर वाइड मैसेज भेजने का खर्चा 10 गोल्ड कॉइन्स था, जो इस वक्त एक बहुत बड़ी रकम थी। ये बात पूरे विलेज में फैल गई। कुछ लोग सोच रहे थे कि क्या वेल्थी वर्ल्ड सच में इतनी अमीर है। वो आदमी जो गिल्ड बनाना चाहता था वो भी सोचने लगा कि इसके पास इतने गोल्ड कॉइन्स आए कहाँ से। साथ ही उसे व्हाइट नाइट के बारे में भी क्यूरियोसिटी होने लगी। सिर्फ नाम सुनकर ही वो देखना चाहता था कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है। व्हाइट नाइट ने वो मैसेज देखा। क्योंकि वेल्थी वर्ल्ड ने उसे ढूंढने के लिए 10 गोल्ड कॉइन्स खर्च किए थे, तो ये साफ था कि उसके पास बहुत पैसा है। तो उसने उससे मिलने का फैसला किया। फ्रेंड्स बनने के बाद वेल्थी वर्ल्ड ने तुरंत उसे अपनी टीम में आने का ऑफर दिया। उसने वादा किया कि वो उसके सारे इक्विपमेंट और स्किल्स का खर्चा उठाएगी और साथ ही 100 गोल्ड कॉइन्स एडवांस में देगी। 100 गोल्ड कॉइन्स तुरंत मिलना बहुत बड़ी बात थी। व्हाइट नाइट सोचने लगा कि वो इतनी अमीर कैसे हो गई, जबकि सभी ने अभी नॉविस विलेज छोड़ा है। तो उसने पूछा कि वो उस पर भरोसा क्यों करे। उसने जवाब दिया कि उसके लिए पैसा सिर्फ एक नंबर है। जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके टीम ज्वाइन करेगा, उसे बहुत सारा पैसा मिलता रहेगा। और अगर अभी भी यकीन नहीं है तो वो उसका एसएसएस रैंक एक्सक्लूसिव स्किल गॉड ऑफ वेल्थ देख सकता है। इस टैलेंट के 3 इफेक्ट्स थे। पहला था मनी ट्री, जिससे वो दिन में एक बार मनी ट्री हिलाकर रैंडमली 1 से 999 गोल्ड कॉइन्स पा सकती थी और कभी कभी स्पेशल ट्रेजर्स भी। दूसरा इफेक्ट था वेल्थ रोल्स इन, जो उसके पास मौजूद टोटल करेंसी को हर दिन 1% बढ़ा देता था। तीसरा था इनकम ओनली नो आउट गो, मतलब मरने पर उसका कोई गोल्ड या आइटम ड्रॉप नहीं होगा। ये सब सुनकर व्हाइट नाइट को रियलाइज हुआ कि ये गॉड ऑफ वेल्थ टैलेंट तो बिल्कुल ही खतरनाक है। व्हाइट नाइट ने समझा कि इस टैलेंट के साथ पैसा बनाना उतना ही आसान है जितना लेट कर नोट छापना। पर टीम अप करना उसे थोड़ा झंझट वाला काम लगा और इससे उसके सीक्रेट्स खुलने का डर भी था। उसने इसे भूलने का फैसला किया। शुरुआत में अकेले लेवल अप करना उसे ज़्यादा सेफ लगा, तो उसने रिप्लाई किया कि वो अकेले ही काम करना पसंद करता है। वेल्थी वर्ल्ड को थोड़ा बुरा लगा कि उसने उसका ऑफर मना कर दिया। मेपल लीफ शाओ ने उससे पूछा कि क्या व्हाइट नाइट ने ज्वाइन करने से मना कर दिया। उसने कहा हाँ, वो अकेले खेलना चाहता है। आवे ने सजेस्ट किया कि अभी उसे भूल जाते हैं और खुद ग्राइंडिंग करते हैं। कॉटन कैंडी ने कहा कि ये हो तो सकता है, पर बिना अच्छे इक्विपमेंट के स्पीड बहुत स्लो होगी। पर तभी वेल्थी वर्ल्ड ने नोटिस किया कि व्हाइट नाइट ने एक और मैसेज भेजा है। व्हाइट नाइट ने एक ट्रेड प्रपोज किया। उसने डिटेल्स पूछी और उसने बताया कि उसके पास कुछ पुराने इक्विपमेंट और स्किल बुक्स हैं जो उनकी टीम के काम आ सकती हैं और वो उन्हें बेचना चाहता है। उसने पूछा कि वो कितने पैसे चाहता है, क्योंकि वो सब कुछ खरीदने वाली थी। व्हाइट नाइट ने कहा कि इनकी वैल्यू उसकी सोच से भी ज़्यादा होगी। उसने कहा कि जब उसका काम खत्म हो जाएगा तब वो उसे बताएगा। उसने बस इतना कहा कि वो उसका वेट करेगी। फिर उसने मेपल लीफ से कहा कि जल्द ही उसके पास टॉप टियर इक्विपमेंट होगा। आवे ये सुनकर खुश था क्योंकि अच्छे गियर से उनकी स्पीड बढ़ जाएगी। उनका ग्रुप जल्द ही एक वाइल्ड बोल लीडर से मिला। ये एक लेवल 5 ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस था
जिसकी हेल्थ 23,800 ओवर 23,800 थी। 205 अटैक, 81 फिजिकल डिफेंस और 62 मैजिक डिफेंस के साथ। उसके पास टीयर, बारबैरिक चार्ज और वाइल्ड ट्रैम्पल जैसे स्किल्स थे। वेल्थी वर्ल्ड ने मेपल लीफ से पूछा कि क्या वो इसे अकेले मार सकता है। उसने कहा यह कोई बड़ी बात नहीं है। उसने सबको अपने लाइफ रिकवरी पोशंस मेपल लीफ को देने को कहा। फिर उसने उसे पार्टी छोड़ने को बोला। आवी को पहरा देने को कहा गया ताकि कोई मेपल लीफ के बीच में न आए। उनका गोल सिंपल था, सिस्टम अनाउंसमेंट हासिल करना। इसके बाद उन्होंने मेपल लीफ को भेजा। वो आगे बढ़ा। वाइल्ड बोर लीडर ने अटैक किया और -986 डैमेज दिया। मेपल लीफ उसके पीछे गया और अपना अटैक शुरू किया। वाइल्ड बोर लीडर ने अपनी कांटों वाली पीठ उसकी तरफ घुमाई। उसने कहा मॉन्स्टर स्ट्रांग तो है पर फास्ट नहीं। वेल्थी वर्ल्ड ने कमेंट किया कि मेपल लीफ के पास काफ़ी कॉम्बैट एक्सपीरियंस है तो सोलो किलिंग मुश्किल नहीं होगी। वहीं दूसरी तरफ व्हाइट नाइट ने एक लेवल 8 सिल्वर ग्रेड बॉस गॉब्लिन लीडर का गेम बजा दिया था। इससे उसे एक्स्ट्रा 50% एक्सपीरियंस बोनस और प्लस 14,400 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। इतने सारे मिनियंस का साथ होने की वजह से सब कुछ काफ़ी कन्वीनियंट हो गया था। वो मिस्ट फॉरेस्ट में बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ रहा था। तभी सिस्टम का नोटिफिकेशन आया कि उसका लेवल बढ़कर 6 हो गया है, जिससे उसे सारे 4 एट्रीब्यूट्स में +1 पॉइंट और +15 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। उसे बस एक ही बात की शिकायत थी, इतना सारा लूट उठाना कितना अनोइंग काम है। जो आइटम्स उसने उठाए उनमें से एक रीइंफोर्स्ड बोन शील्ड था, पर लाइफ डाइवर्जन स्किल की वजह से वो उसके किसी काम का नहीं था। मिस्ट क्लोक में एग्रो कम करने का इफेक्ट था, पर सच तो ये है कि वो पहनने में बहुत ज़्यादा अगली था। ये लेवल 5 गोल्ड ग्रेड आइटम था जिसकी ड्यूरेबिलिटी 100/100 थी, साथ ही +28 फिजिकल डिफेंस, +20 मैजिक डिफेंस, +10 कॉन्स्टिट्यूशन और +10 स्पिरिट के बेनिफिट्स मिल रहे थे। इसे इक्विप करने के बाद यूज़र की प्रेजेंस थोड़ी कम हो जाती है, जिससे मॉन्स्टर्स का एग्रो अट्रैक्ट होने के चांसेस घट जाते हैं। एक और आइटम ने उसका ध्यान खींचा, एक एम्बलम जिसके एट्रीब्यूट्स कमाल के थे। ये लेवल 5 गोल्ड ग्रेड था और ड्यूरेबिलिटी 100/100 थी। इसने हेल्थ को +200, माना को +400 और स्पेल क्रिटिकल चांस को +5% बढ़ा दिया। जब भी उसका स्पेल क्रिटिकल हिट करता उसे एक बफ मिलता जो 10 सेकंड्स के लिए स्पिरिट को +20 बढ़ा देता, बट ये इफेक्ट स्टैक नहीं हो सकता था। उसने इसे तुरंत इक्विप कर लिया। अचानक एक स्केलेटन उसकी तरफ भागता हुआ आया। वो काफ़ी इंजर्ड लग रहा था और उसकी हेल्थ बहुत कम बची थी। व्हाइट नाइट को हैरानी हुई कि इससे किंग्स टेरिटरी कैसे अपीयर हो गई। सिस्टम ने फिर से एक नोटिफिकेशन भेजा। इतनी बड़ी संख्या में स्केलेटन सोल्जर्स को देखकर गॉब्लिन किंग की पुरानी दबी हुई यादें ताज़ा हो गई थीं, जिसने एक हिडन प्लॉट ट्रिगर कर दिया। गॉब्लिन किंग अब पागलपन की स्टेट में जा चुका था, जिस वजह से उसके सारे एट्रीब्यूट्स 50% बढ़ गए। मिस्ट फॉरेस्ट का पहला एग्जिट सील हो गया था और अब इस डंजन से निकलने का एक ही रास्ता था, गॉब्लिन किंग को मारना। हिडन प्लॉट कंप्लीट करने के लिए उसे 2 मिनट के अंदर गॉब्लिन किंग को ख़त्म करना था। व्हाइट नाइट ने तुरंत और स्केलेटन समन किए ताकि बैटल के लिए तैयार हो सके। गॉब्लिन किंग गुस्से में दहाड़ा कि उसके टेरिटरी में घुसने की हिम्मत किसने की। उसने अनाउंस किया कि वो इन सड़ी हुई हड्डियों के टुकड़े टुकड़े कर देगा। गॉब्लिन किंग रेगू अब एक स्पेशल स्टेट में था जहां उसके सारे एट्रीब्यूट्स 50% अप थे। वो एक लेवल 8 गोल्ड ग्रेड बॉस था जिसकी हेल्थ 2,86,218 बटा 3,27,000 थी। अटैक 843, फिजिकल डिफेंस 312 और मैजिक डिफेंस 270 था। उसके स्किल्स में थंडर स्ट्राइक, ट्रैम्पल, हेरोइक लीप, समन गॉब्लिन वॉरियर और बर्जर्क शामिल थे। रेगू की पुरानी दर्दनाक यादें उसे मैडनेस की तरफ ले गई थीं। सिस्टम नोट में लिखा था कि अगर व्हाइट नाइट मरकर रिवाइव भी हो जाए तब भी रेगू उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। व्हाइट नाइट जानता था कि 300,000 से ज़्यादा हेल्थ वाले बॉस को 2 मिनट में मारना मुश्किल होगा। बॉस की हेल्थ मैसिव थी, बट व्हाइट नाइट को एक बात पता थी, इतने सारे मिनियंस के सामने बॉस टिक नहीं पाएगा, इसलिए उसे हराना नामुमकिन नहीं था। गॉब्लिन किंग उन सड़ी हुई हड्डियों के ढेर की तरफ लपका। उसने गुस्से में कहा कि इनकी स्मेल से ही उसे उल्टी आ रही है। व्हाइट नाइट ने माना कि बॉस का डैमेज काफ़ी सीरियस है। अगर कोई नॉर्मल लेवल 5 प्लेयर होता तो तुरंत मारा जाता, पर किस्मत ख़राब थी बॉस की, क्योंकि उसका सामना व्हाइट नाइट से हुआ था। जब गॉब्लिन किंग को रियलाइज़ हुआ कि व्हाइट नाइट ने उस पर स्नीक अटैक करने की कोशिश की है तो वो और चिढ़ गया। इसी बीच स्केलेटन आर्चर लगातार एरोज चला रहा था और स्टेडी डैमेज दे रहा था। गॉब्लिन किंग ने आखिरकार आर्चर को टारगेट करने का फैसला किया और व्हाइट नाइट यही तो चाहता था। गॉब्लिन किंग ने अपनी रेस के वॉरियर्स को समन किया और उन्हें ऑर्डर दिया कि इन गंदी हड्डियों को अपने किंग के लिए चकनाचूर कर दो। पोर्टल से गॉब्लिन वॉरियर्स निकलने लगे। वो भी मैडनेस स्टेट में थे, इसलिए उनके एट्रीब्यूट्स 50% बढ़ चुके थे। हर एक की हेल्थ 13,500 बटा 13,500 थी।
अटैक 279, फिजिकल डिफेंस 105 और मैजिक डिफेंस 93 था। उनका स्किल पावरफुल स्ट्राइक था। व्हाइट नाइट थोड़ा हैरान हुआ। उसे समझ आ गया था कि ये फाइट अब काफ़ी ट्रिकी होने वाली है। गॉब्लिन किंग इस नेक्रोमांसर पर बहुत गुस्सा था। व्हाइट नाइट ने मिस्ट फॉरेस्ट में उसके बहुत सारे क्लैंसमैन को पहले ही खत्म कर दिया था और किंग उसे बचकर निकलने नहीं देना चाहता था। वो दहाड़ा और अपने वॉरियर्स को ऑर्डर दिया कि व्हाइट नाइट और उसके मिनियंस को कुचल दो। गॉब्लिन किंग ने अपना वेपन जमीन पर दे मारा, जिससे एक पावरफुल शॉकवेव पैदा हुई। लकीली व्हाइट नाइट सही वक्त पर हट गया। फिर भी उसने कंप्लेन की कि हिट काफ़ी दर्दनाक था। अच्छी बात यह थी कि वो अपने मिनियंस के साथ हेल्थ शेयर कर रहा था, इसलिए डैमेज उतना डेंजरस नहीं था। उसने जल्दी से और स्केलेटन समन किए और उन्हें पहले छोटे गॉब्लिन से निपटने का ऑर्डर दिया। स्केलेटन्स आगे बढ़े और गॉब्लिन वॉरियर्स को काटना शुरू कर दिया। फिर उसने आर्चर स्केलेटन्स को ऑर्डर दिया कि उन पर एरोज की बारिश कर दें। गॉब्लिन किंग ने देखा कि उसकी आर्मी गिरती जा रही है, पर उसने हार मानने से मना कर दिया। वो चिल्लाया कि वो फिर से कभी गुलाम नहीं बनेगा। उसी पल गॉब्लिन किंग रेगू बर्जर्क स्टेट में चला गया। उसका अटैक पावर 50% बढ़ गया और अटैक स्पीड भी 50% अप हो गई, पर बदले में उसका फिजिकल और मैजिक डिफेंस 50% गिर गया। व्हाइट नाइट ने बस उस रेजिंग बॉस की तरफ देखा और उसे नूब कहा। अचानक एक सिस्टम अनाउंसमेंट हुई। मेपल लीफ शाओ शाओ पहला प्लेयर बन गया है जिसने एक ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस को सोलो किल किया है। व्हाइट नाइट को रियलाइज हुआ कि फर्स्ट किल का टाइटल उससे छिन गया है, पर उसने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो एक छोटे से टाइटल के चक्कर में बड़े रिवॉर्ड को हाथ से नहीं निकालना चाहता था। इसके बजाय उसने अपने सारे स्केलेटन्स को एक साथ चार्ज करने का ऑर्डर दिया। उनकी ओवरवेलमिंग नंबर्स ने आखिरकार गॉब्लिन किंग को गिरा ही दिया। सिस्टम ने अनाउंस किया कि उसने लेवल 8 गोल्ड ग्रेड बॉस गॉब्लिन किंग रेगू को मार दिया है, जिससे उसे एक्स्ट्रा 50% एक्सपीरियंस बोनस और प्लस 43,200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। इसके साथ ही वो लेवल 7 पर पहुंच गया, जिससे उसे सारे 4 एट्रीब्यूट्स में +1 स्किल पॉइंट और +15 फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स मिले। वो नॉविस विलेज नंबर 9527 का पहला प्लेयर बना जिसने गोल्ड ग्रेड बॉस को सोलो किल किया था। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 12 बेसिक लाइफ सोल स्टोन्स और 12 गोल्ड कॉइन्स मिले। उसने मॉन्स्टर ड्रॉप्स ढूंढे, पर अजीब बात थी कि वहां कुछ नहीं था। वहीं दूसरी तरफ एक बंदा जो फुल आर्मर पहने था, उसे एक ऐसा ट्रेजर मिला जो लाइफ स्पैन बढ़ा देता है। उसके गिल्ड मेंबर्स उसकी तारीफ करने लगे कि वो नोविस विलेज नंबर 9527 का नंबर 1 एक्सपर्ट है। तभी सिस्टम अनाउंसमेंट आई कि मेपल लीफ शॉक्सियाओ ने ब्रॉन्ज ग्रेड बॉस को सोलो किल किया है। एक गिल्ड मेंबर ने तुरंत कहा कि मेपल लीफ बस लकी रहा होगा। आर्मर्ड मैन ने डिक्लेयर किया कि वो खुद एक गोल्ड ग्रेड बॉस ढूंढेगा, ये प्रूव करने के लिए कि असली एक्सपर्ट कौन है। ठीक उसी वक्त एक और अनाउंसमेंट आई कि व्हाइट नाइट ने गोल्ड ग्रेड बॉस को सोलो किल कर दिया है। वो आर्मर्ड मैन चौंक गया और सोचने लगा कि क्या व्हाइट नाइट ने कोई एसएसएस रैंक टैलेंट अवेकन किया है। फॉरेस्ट के दूसरी साइड मेपल लीफ शाओक्सियाओ ने कमेंट किया कि व्हाइट नाइट सच में टेरिफाइंग है। वेल्थी वर्ल्ड ने कहा कि कोई बात नहीं, मिरियड वर्ल्ड्स गेम अभी शुरू ही हुआ है, कैचअप करने के लिए बहुत टाइम है। फिर मेपल लीफ शाओक्सियाओ ने ग्रुप से कहा कि अब उन्हें पहला डंजन चेक करना चाहिए। वापस व्हाइट नाइट पर आते हैं। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि क्योंकि उसने गॉब्लिन किंग रेगू को 2 मिनट के अंदर मारा है, इसलिए उसने हिडन प्लॉट रेगूज नाइटमेयर ट्रिगर कर दिया है। मिस्ट फॉरेस्ट डंजन की डिफिकल्टी बढ़कर डिजास्टर ग्रेड हो गई थी, जो हेल डिफिकल्टी से भी ऊपर थी। अचानक गॉब्लिन किंग के मुंह से एक घना मिस्ट निकलने लगा। व्हाइट नाइट ने फ्राउन किया, सोचते हुए कि ये क्या हो रहा है। वो मिस्ट उसे विजन्स दिखाने लगा। उसने देखा कि गॉब्लिन्स अपनी लाइफ जी रहे हैं, पर फिर उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। उन्हें कैद करके जिंदा जला दिया गया। उसके बाद उसका समन किया हुआ एक स्केलेटन विजन में दिखा। जाहिर था कि वो स्केलेटन जिंदा होने पर एक गॉब्लिन था। फिर उसने कुछ अजीब नोटिस किया। गॉब्लिन किंग की बॉडी चमकने लगी और वो अचानक स्केलेटन किंग रेजी में बदल गया। वो इनसेन स्टेट में था और उसके सारे एट्रीब्यूट्स 50% बढ़ गए थे। वो अब लेवल 10 डार्क गोल्ड ग्रेड बॉस था। उसके पास 1,800,000 हेल्थ पॉइंट्स, 4,000 अटैक, 780 फिजिकल डिफेंस और 675 मैजिक डिफेंस था। उसके स्किल्स की लिस्ट बहुत लंबी थी, जिसमें समन स्केलेटन वॉरियर से लेकर डेथ ऑरा सराउंड तक सब कुछ था। सिस्टम के मुताबिक ये क्रीचर पुराने जमाने के नेक्रोमांसर्स का सबसे सक्सेसफुल काम था। स्केलेटन किंग रेजी को रियलाइज हुआ कि आखिर में वो अनडेड बनने की किस्मत से नहीं बच पाया। उसने अपने वॉरियर्स को बुलाया। उनकी सोल्स बॉडीज से निकलीं और मर्ज होकर उसकी ब्लेड बन गईं। व्हाइट नाइट उस खौफनाक मॉन्स्टर को देखकर यकीन नहीं कर पा रहा था कि ऐसा कुछ नॉविस विलेज में मिल सकता है। उसने आसमान में बिजलियां कड़काईं। बैटल शुरू हुई और लेवल 10 के स्केलेटन वॉरियर्स अपीयर होने लगे। इनकी हेल्थ 60,000 थी और अटैक 780 था। ये ऑरा ऑफ द डेड से बूस्टेड थे।
साथ ही लेवल 10 स्केलेटन मेजेस और आर्चर्स भी समन हुए, जिनके पास फायरबॉल और डबल शॉट जैसे स्किल्स थे। इन सभी समन्स की कॉम्बैट पावर देखकर लग रहा था कि ये फाइट अब एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई है। तभी सिस्टम ने उसे एक चेतावनी दी। हिडन प्लॉट रेजीज नाइटमेयर ऑफिशियली शुरू हो चुका था और नोविस विलेज प्रोटेक्शन अब डिसेबल हो गई थी। अगर वो मरता तो वो अपनी उम्र लाइफ स्पैन का 10% खो देता, जिसमें कम से कम 10 ईयर्स का नुकसान तय था। ये सुनकर उसकी धड़कनें लगभग रुक सी गईं। अगर वो अपने पास मौजूद सभी लाइफ सोल स्टोन्स इस्तेमाल भी कर लेता, तब भी वो एक बार के नुकसान की भरपाई नहीं कर पाते। एक पल के लिए उसे डर लगा कि मिरियाड वर्ल्ड्स गेम में उसका सफर यहीं खत्म न हो जाए। तभी स्केलेटन किंग रेजी ने थंडर हैवी स्ट्राइक का इस्तेमाल किया, जिससे उसके कई मिनियंस एक ही बार में ढेर हो गए। व्हाइट नाइट भी उस हमले की चपेट में आ गया। दांत पीसते हुए उसने अपने आर्चर स्केलेटन्स को उन कचरों पर निशाना साधने और हमला तेज करने का हुक्म दिया। व्हाइट नाइट को एहसास हुआ कि उसके पास अभी जितना माना है, उससे वो सिर्फ 20 स्केलेटन वॉरियर्स ही समन कर सकता है। वो जानता था कि ये काफ़ी नहीं होगा। दुश्मन की डिफेंस बहुत ज़्यादा थी। उसे अपनी स्किल को अगले टियर पर अपग्रेड करने की ज़रूरत थी। अब कोई सेफ ऑप्शन नहीं बचा था। उसने सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने स्टोन्स खाए ताकि वो देख सके कि कैटेक्लिज्म प्रमोशन में कितनी उम्र लाइफ स्पैन खर्च होगी। उसने कामयाबी से कई इंटरमीडिएट लाइफ सोल स्टोन्स सूख लिए, जिससे उसकी उम्र 6 ईयर्स हो गई। सिस्टम ने उसे नोटिफाई किया कि एक बार स्किल प्रमोट होकर सी रैंक पर पहुंच गई तो 3 ब्रांच दिखाई देंगी: समन स्केलेटन वॉरियर, समन स्केलेटन आर्चर और समन स्केलेटन मेज। उसे चुनना था कि वो किसे इवॉल्व करना चाहता है। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने स्केलेटन वॉरियर को चुना, क्योंकि उनकी भारी हेल्थ की वजह से वो सबसे सेफ ऑप्शन था। सिस्टम ने उसे बताया कि उसने 5 ईयर्स की उम्र खो दी है। उसकी एफ रैंक स्किल समन स्मॉल स्केलेटन कामयाबी से सी रैंक स्किल समन स्केलेटन वॉरियर में बदल गई थी। ये स्किल अब सी रैंक लेवल 8 की थी, जिसमें 3 सेकंड कास्ट टाइम, 30 सेकंड कूल डाउन और 300 माना खर्च होता था। स्केलेटन वॉरियर का स्टेटस प्लेयर के स्पिरिट एट्रीब्यूट के हिसाब से बढ़ता था। म्यूटेशन इफेक्ट कमाल का था। स्केलेटन वॉरियर की मैक्सिमम हेल्थ 500% बढ़ गई, जबकि अटैक पावर 100% बढ़ गई। एक सी रैंक स्किल के लिए यह बोनस इतना ज़्यादा था कि व्हाइट नाइट सोचने लगा कि कहीं सिस्टम पागल तो नहीं हो गया। उसने तुरंत स्केलेटन किंग रेजी का मुकाबला करने के लिए और स्केलेटन वॉरियर्स बुलाए। हर स्केलेटन वॉरियर के पास 930 स्ट्रेंथ, 930 कॉन्स्टिट्यूशन, 930 एजिलिटी और 69,750 हेल्थ पॉइंट्स के साथ 3,720 अटैक पावर और 930 फिजिकल डिफेंस था। इसकी स्किल हैवी स्ट्राइक लेवल 8 पर थी, जिससे वो अपना वेपन घुमाकर 185% फिजिकल डैमेज दे सकता था। म्यूटेशन बोनस ने इसे और भी खतरनाक बना दिया था। स्केलेटन वॉरियर्स ने स्केलेटन किंग रेजी पर हमला कर दिया, जबकि रेजी ने अपने अनडेड साथियों को मोर्चा संभालने का ऑर्डर दिया। व्हाइट नाइट के स्केलेटन्स धीरे धीरे डैमेज देने लगे। वो और वॉरियर्स समन करता रहा। तभी स्केलेटन किंग गुस्से बर्सर्क स्टेट में आ गया। उसकी अटैक पावर 50% और अटैक स्पीड 50% बढ़ गई, लेकिन उसकी दोनों डिफेंस 50% गिर गईं। उनकी डिफेंस गिरते देख व्हाइट नाइट मुस्कुराया। उसकी नज़रों में उन्होंने खुद अपनी मौत की स्पीड बढ़ा दी थी। उसने तुरंत अपने सभी समन्स को आखिरी हमले का ऑर्डर दिया। स्केलेटन किंग रेजी की हेल्थ बार तेजी से गिरी। जल्द ही सिस्टम नोटिफिकेशन आया कि व्हाइट नाइट ने उसे मार दिया है। उसे 50% एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस बोनस और प्लस 2,70,270,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले। इसी के साथ वो लेवल 8 पर पहुंच गया। लेकिन 2,70,000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स के साथ उसे एक बोनस खोना पड़ा। वो जानता था कि ये यहीं नहीं रुकेगा। सिस्टम ने जल्द ही कंफर्म किया कि वो लेवल 9 पर पहुंच गया है। एक और नोटिफिकेशन आया कि वो नोविस विलेज नंबर 9527 का पहला प्लेयर बन गया है, जिसने अकेले किसी डार्क गोल्ड ग्रेड बॉस को मारा है। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 40 इंटरमीडिएट लाइफ सोल स्टोन्स और 60 गोल्ड कॉइन्स मिले। ये उपलब्धि पूरे गांव में ब्रॉडकास्ट की गई। फिर उसे एक और मैसेज मिला, जिसमें उसे मिस्ट फॉरेस्ट का पहला क्लियर फर्स्ट क्लियर करने पर बधाई दी गई। इसमें उसे 5 रैंडम लेवल 1 एट्रीब्यूट जेम्स और 5 गोल्ड कॉइन्स मिले। सिर्फ इस राउंड के कैटेक्लिज्म अपग्रेड्स में उसने अपनी 13 ईयर्स से ज़्यादा उम्र जला दी थी, लेकिन रिवॉर्ड्स मिलते रहे। चूंकि उसने हेल डिफ़िकल्टी को भी क्लियर किया था, उसे 20 इंटरमीडिएट लाइफ सोल स्टोन्स और 20 गोल्ड कॉइन्स मिले। फिर भी व्हाइट नाइट के माथे पर सिलवटें थीं, क्योंकि टेक्निकली उसने डिजास्टर लेवल डंजन क्लियर किया था, न कि सिर्फ हेल डिफ़िकल्टी। मिस्ट फॉरेस्ट के गेट पर भारी आर्मर वाला आदमी प्लेयर्स को भर्ती कर रहा था। पास खड़े कई लोगों ने उसके ग्रुप में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई। जल्द ही सबका ध्यान एक दूसरे ग्रुप पर गया, जो जंगल से बाहर आ रहा था और जिन्होंने पूरे इक्विपमेंट पहन रखे थे। चूंकि लीडर वेल्थी वर्ल्ड थी, तो ये नज़ारा हैरान करने वाला नहीं था। सबको पता था कि उसके गियर की कीमत बहुत ज़्यादा होगी। फिर भी
लोग सोच रहे थे कि वो वाकई कितनी अमीर है। वो आदमी जो पहले भर्ती कर रहा था उनके पास गया और बोला कि उसने उनकी टीम के बारे में सुना है। उन्होंने तमीज से जवाब दिया कि वो इस आदमी यानी गिल्ड मास्टर होंगट्यू के सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनकर होंगट्यू गर्व से हंसा। उसने एक शर्त बेट लगाने का सुझाव दिया। वेल्थी वर्ल्ड ने अपनी भौहें चढ़ाईं और पूछा कि वो किस पर शर्त लगाना चाहता है। होंगट्यू ने सुझाव दिया कि शर्त इस बात पर होगी कि मिस्ट फॉरेस्ट का पहला क्लियर कौन करेगा। वेल्थी वर्ल्ड ने पूछा कि दांव पर क्या होगा। होंगट्यू बोला कि उसका टैलेंट और वेल्थी वर्ल्ड की दौलत एक परफेक्ट मैच है। अगर वो जीता तो उनकी टीम को उसके हेजेमनी गिल्ड में शामिल होना होगा। उसने पूछा कि अगर वो लोग पहले क्लियर कर लें तो उन्हें क्या मिलेगा। होंगट्यू ने जवाब दिया कि फ्यूचर में हेजेमनी गिल्ड उनकी एक रिक्वेस्ट को अपनी पूरी ताकत से पूरा करेगा। वेल्थी वर्ल्ड ने मोलभाव किया और कहा कि एक एहसान काफ़ी नहीं है, उसे 3 चाहिए। थोड़ी देर बाद डील पक्की हो गई। लेकिन अचानक एक सिस्टम अनाउंसमेंट हुई कि व्हाइट नाइट ने पहले ही मिस्ट फॉरेस्ट का फर्स्ट क्लियर कर लिया है। सब वहां दंग रह गए। गिल्ड मास्टर होंग तू का चेहरा उतर गया। इस व्हाइट नाइट ने उनकी शर्त खराब कर दी थी और उन्हें बेवकूफ़ साबित कर दिया था। उसने वेल्थी वर्ल्ड से कहा कि चूंकि नॉर्मल डिफ़िकल्टी चली गई है तो वो हार्ड मोड पर निशाना साधेंगे। लेकिन तभी एक के बाद एक कई और अनाउंसमेंट हुई। पहली, व्हाइट नाइट ने मिस्ट फॉरेस्ट की हेल डिफ़िकल्टी का फर्स्ट क्लियर कर लिया है। दूसरी, वो डार्क गोल्ड बॉस को अकेले मारने वाला पहला प्लेयर बन गया है। और तीसरी, एक ब्लू स्टार जोन अनाउंसमेंट ने उसे पूरे ब्लू स्टार जोन में डिजास्टर लेवल डंजन अकेले क्लियर करने वाला पहला प्लेयर बनने पर बधाई दी। गिल्ड मास्टर होंगट्यू सिर्फ इतना ही चिल्ला सका कि ये सरासर नाइंसाफी है। बिना कुछ और कहे वो पोर्टल के अंदर चले गए। कॉटन कैंडी ने वेल्थी वर्ल्ड से पूछा कि क्या वो लोग अंदर नहीं जा रहे। उसने शांति से जवाब दिया कि अब जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट क्लियर तो वैसे भी हाथ से निकल गया है। उसने कहा कि वो थोड़ा और इंतज़ार करना चाहती है। इसी बीच नॉविस विलेज नंबर 888 के हेल लेवल मिस्ट फॉरेस्ट में लंबे काले बालों वाला एक आदमी गॉब्लिन किंग से लड़ रहा था। वो अपनी तलवार से मॉन्स्टर के हमलों को बड़ी आसानी से रोक रहा था। ये आदमी 3 फुट सॉर्ड एज था। उसने भी सिस्टम नोटिफिकेशन देखे थे, जिससे उसे उत्सुकता हुई कि व्हाइट नाइट के पास कैसा टैलेंट है। आखिर वो खुद काफ़ी देर से गॉब्लिन किंग से लड़ रहा था, फिर भी उसे हरा नहीं पाया था। वहीं नोविस विलेज नंबर 9526 में एक सुनहरे बालों वाले आदमी ने कमेंट किया कि व्हाइट नाइट नाम कुछ सुना सुना लग रहा है। उसके पास खड़ी औरत ने पूछा कि उसे ऐसा क्यों लगा। वो औरत रुइन थी। उस आदमी जाओ एक्स्यू ने उससे पूछा कि क्या ये वो तो नहीं जिसने पहले उसे प्रपोज किया था। उसने पूछा कि क्या वो उसे फिर से किसी और को सौंपने की प्लानिंग कर रहा है। जाओ एक्स्यू ने उसे गले लगाया और कहा कि वो बुरा न माने। उसने याद दिलाया कि जब उसने म्यू बाई का साथ दिया था तब उसने कई सालों तक ऐश और शोहरत का मजा लिया था। अगर ये गेम ना आया होता तो वो अब तक लाइफ के पीक पर होता। रूइन ने जवाब दिया कि व्हाइट नाइट नाम उसे किसी की याद दिलाता है। फिर उसे अचानक एक प्लेयर याद आया जो पहले गेम्स खेलते वक्त यही नाम यूज़ करता था। जाओ एक्सू ने तुरंत पूछा कि वो कौन था। उसने जवाब दिया कि वो सू मू बाई था। एक्सयू ने अपना सिर हिलाया और कहा कि ये नामुमकिन है। सू म्यू बाई को अब तक मर जाना चाहिए था, क्योंकि आखिर उसने खुद ही उसका प्लग खींचा था। इसके अलावा मूबाई अकेला इंसान नहीं हो सकता जो व्हाइट नाइट जैसा नाम चुने। उसने इस बात को सिर्फ एक इत्तेफाक मानकर टाल दिया। उसने ये भी जोड़ा कि अगर सच में वो बच्चा है तो काम और आसान हो जाएगा। जाओ एक्स्यू जानता था कि मूबाई हमेशा से रूई को पसंद करता था, तो वो उसे फिर से अपनी बातों में फंसा सकती है। रूइन थोड़ा शर्माई, लेकिन अंदर से उसे अपने हुस्न पर पूरा भरोसा था। और सच तो ये है कि उसे फर्क नहीं पड़ता था कि व्हाइट नाइट कौन है। सिस्टम ने व्हाइट नाइट को पूरे ब्लू स्टार जोन में डिजास्टर लेवल डंजन अकेले क्लियर करने पर बधाई दी। उसके रिवॉर्ड्स थे एक क्लास एस रैंक्ड स्किल बुक और एक एपिक ग्रेड इक्विपमेंट। जैसा कि उसे उम्मीद थी, रिवॉर्ड्स बहुत शानदार थे। अब सिर्फ एक बूंद खून 1 एचपी के साथ भी वो एक पूरा ब्लड बैंक समन कर सकता था। उसने स्क्रीन पर बैकपैक बटन दबाया और साइफन एक्टिवेट किया, एक ऐसी स्किल जिससे वो लाशों से डेथ एनर्जी सोखकर स्टोर कर सकता था। एक बार में ये 5 लाशों को टारगेट कर सकता है। इसका कूल डाउन 30 सेकेंड्स है। इसका इस्तेमाल फ्री है। इसकी रेंज 50 मीटर्स है और स्टोर की गई डेथ एनर्जी अभी 0/80 है। फीडबैक स्किल उसकी अपनी हेल्थ या माना को तुरंत रीस्टोर कर सकती है या किसी एक समन को ताकतवर बना सकती है। इसका कूलडाउन 30 सेकेंड्स है और इसमें 1 to 80 डेथ एनर्जी खर्च होती है। 1 डेथ एनर्जी 100 हेल्थ या 100 माना रीस्टोर करती है। ये टारगेट के मेन एट्रीब्यूट को 60 सेकेंड्स के लिए 0.5% बढ़ा भी सकती है। अब उसे माना की कमी की कभी फिक्र नहीं होगी। फिलहाल वो सिर्फ फ्री प्रमोशन ही चुन सकता था।
सिस्टम ने डेथ साइफन फीडबैक को टीयर 1 पर प्रमोट करने को कंफर्म किया। उसने इसे सीखा और दुश्मन पर टेस्ट किया। उसने स्केलेटन किंग रेजी की लाश से 320 डेथ एनर्जी सोख ली, लेकिन जल्द ही सिस्टम ने बताया कि उसकी स्टोरेज फुल हो गई है। उसे और सोखने के लिए पहले इसे इस्तेमाल करना होगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। उसने अंदाज़ा लगाया कि चूंकि बॉस पहले से ही एक अनडेड क्रिएचर था, इसलिए उसके अंदर डेथ एनर्जी ज़्यादा थी। उसे विस्परर ऑफ द डेड रोब नाम का एक आइटम भी मिला, जो एक बेहतरीन क्लॉथ आर्मर था। ये लेवल 10 से लेवल 60 तक काम करता है और प्लेयर के लेवल के साथ बढ़ता है। ये हर 5 लेवल्स पर अपग्रेड होता है। ये एक एपिक ग्रेड आइटम है। उसे शक था कि ये पूरे ब्लू स्टार जोन का पहला एपिक इक्विपमेंट हो सकता है। बदकिस्मती से इसे अभी भी अप्रेज कराने की ज़रूरत थी और उसकी फीस सस्ती नहीं होती। फिलहाल उसने इसे रखने का फैसला किया।